नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मानकर मोदी सरकार मुश्किलों में घिर गई। सिफारिशों को लागू करने से खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा, तो कर्मचारियों ने बढ़ोतरी को नाकाफी बताकर विरोध की बंदूक भी सरकार की तरफ तान दी है। तमाम कर्मचारी संगठनों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। तो पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं, बाय एंड लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के जो 32 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ पूरे तौर पर अन्याय है। वेतन बढ़ोतरी पर मोदी सरकार का दांव शायद उल्टा पड़ गया। उम्मीद थी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को हरी झंडी दिखाते ही वाहवाही की मीठी बयार बहेगी, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल पर जाने की धमकी देकर सरकार की तारीफ लूटने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पिछले 6वें वेतन आयोग ने 52% बढ़ोतरी दी थी। इससे पहले 5वें वेतन आयोग ने 40% बढ़ोतरी दी थी, और ये वेतन आयोग हमको 14% दे रहा है। तो इस 14% को लेकर के हम खुश होने वाले तो नहीं है। सरकार अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी या बैठ करके कोई सेटलमेंट नहीं करेगी तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है अलावा इसके कि हम 11 जुलाई को सवेरे 6 बजे से हड़ताल पर जाएं। कर्मचारी संगठनों की माने तो वेतन बढ़ोतरी पर मोदी सरकार को राहत नहीं होने वाली है। 32 लाख कर्मचारी सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि ये 1974 के बाद की सबसे बड़ी हड़ताल होगी, जिसमें रेलवे, रक्षा समेत तमाम बड़े सेक्टर के नुमाइंदे भाग लेंगे। 23 तो नहीं होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। सरकार ने खजाने का मुंह तो पूरा खोला, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें नहीं भर पाई। जरा गौर करिए, अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.5% की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन भी 24% बढ़ गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी भी 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो गई है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक सैलरी में 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 6th पे कमीशन का वेतन था, एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग बेसिक तनख्वाह की 2.57 टाइम्स उसको बढ़ाया है। तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है। वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला असर किसी से छिपा नहीं। सवाल ये भी उठते हैं कि सिर्फ 1 करोड़ की केंद्रीय कर्मचारियों की जमात पर खजाने का पैसा लुटाना कहां तक सही है। लेकिन हकीकत यही है कि वेतन आयोग गठित होते रहे हैं, वेतन में इजाफा होता रहा है और सरकार वोट के लिए बढ़ोतरी करती रही है। आज तक ब्यूरो। तो वेतन बढ़ाकर क्या फंस गई है सरकार? कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले हम उन सवालों को आपसे बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर क्या मोदी सरकार फंस गई है? जहां उसे वाहवाही मिलनी चाहिए थी, क्या वहां पर केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं? तो क्या ये दांव मोदी सरकार का उल्टा पड़ा है? मोदी सरकार फंसी है? क्या कर्मचारियों के वेतन में और इजाफा होना चाहिए था? जितना बढ़ाया गया है वो नाकाफी है, क्या और मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए था? बढ़ोतरी के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल क्या जायज़ है? क्योंकि कर्मचारियों ने कहा है कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे अगर इसे नहीं बढ़ाया गया तो। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार को क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या जिम्मेदारी के हिसाब से वेतन तय नहीं होना चाहिए? ये एक अलग सवाल है। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो काम करता है, क्या उसके हिसाब से उसका वेतन तय नहीं होना चाहिए? हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद और स्वागत डॉक्टर अजय कुमार आपका। सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, बहुत धन्यवाद जफर साहब आपका भी। सबसे पहले शुरुआत आपसे, एक अच्छा फैसला जफर साहब, ये केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी सौगात और तोहफा मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन ये जो विरोध अचानक से सामने आ गया है केंद्रीय कर्मचारियों का, आपको लगता है कि कहीं आपका दाव, आपकी सरकार का दाव उल्टा पड़ गया? वाहवाही की जगह अब नाराजगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जिनको एक बड़ा बोनांजा मिला है, एक बड़े अच्छे से राहत मिली है, बिकॉज उनके हाथ में एक बड़ी अमाउंट आएगी सैलरी जो इंक्रीज़ हुई इसकी वजह से। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुआ है वो भी टाइमिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अगर आप देखिए जनरली पिछले 2 कमीशन ने जब रिकमेंड किया था और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन में 19 महीने और 32 महीने लग गए थे, जबकि सिर्फ विदिन 6 मंथ्स ऑफ देयर रिकमेंडेशन जो कमीशन ने रिकमेंड किया उसकी रिपोर्ट के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो एक और साथ साथ इसको अरियर भी यही डिसीजन लिया गया कि इसी साल 2016-17 में भी अरियर जो भी पे कर दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें जो है बड़े माने खेज है और इसके लिए हाँ मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी बहुत खुश होंगे। जहाँ तक जो बढ़ोतरी का जो खुश नहीं है ना, नहीं, जहाँ तक उनकी जो एक्सपेक्टेशन है जो कि पिछले बार में 40% हुआ था और इस बार कम हुआ रहा है। देखिए, एक बेस लेवल पे इस बार जो है रैशनलाइज किया गया है, जो पे ग्रेड और पे जो स्केल था उसको जो एक मैट्रिक्स की तरह डिफाइन किया गया है और एक पे लेवल डिफाइन किया गया है, जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या होता था कि जब एंट्रेंस लेवल पे जो अभी एंट्री लेवल पे उनको ज़्यादा मिल रहा है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उनको कम मिलता था, उसको पूरे चीज़ को कमिश्नर ने रैशनलाइज किया है और एक पे लेवल डिफाइन किया है और पे लेवल का उसका जो है फिटमेंट फैक्टर भी डिफाइन किया है। 2.57 जो है जो फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल होना चाहिए। तो ओवरऑल जो है ये जो रिकमेंडेशन था जो कमीशन का बहुत सही था और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के दो एवेन्यूज होते हैं। एक तो जो उनकी पूरी जो खाता होती है जो बैलेंस शीट बोलते हैं, एक तो रेवेन्यू साइड और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। अगर आप देखें रेवेन्यू साइड में गवर्नमेंट की लिमिटेशंस होती है, आप टैक्स एक लिमिटेशन है कि कितना आप टैक्स कलेक्ट करेंगे और साथ साथ आपके जो दूसरे जो है जो या तो ऑक्शन करेंगे जो नेशनल एसेट्स को, जैसे स्पेक्ट्रम हो या कोल ऑक्शन हो या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, इसी तरह से जो रिसोर्स रेजिंग मेजर्स हैं गवर्नमेंट के लिए। और एक्सपेंडिचर साइड अगर आप देखिए, पेंशन लायबिलिटी है, इंटरेस्ट बर्डन है जो गवर्नमेंट पे जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को रेज करना पड़ता है रिसोर्सेज, उसके पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है वेजेस, ये कुल मिला के इतना बड़ा है कि अगर सिर्फ सैलरी और पेंशन एंड लायबिलिटीज पे ही अगर खर्च कर दे सरकार, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होती है, जो ग्रोथ या जो आपको सुविधाएं जो एक आम इंसान को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है वो मिलना बंद हो जाएंगी अगर सिर्फ सैलरी और वेजेस और पेंशन लायबिलिटी और इंटरेस्ट पे। बहुत सारी तारीफें आपने कर दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाराज क्यों हैं। खैर, ये हम आगे नहीं थोड़ा सा अजय, डॉक्टर अजय को भी शामिल कर लेते हैं। अजय जी से पूछ लेते हैं, आगे आपसे और बात करेंगे जफर साहब जी। अजय कुमार जी, आपको लगता है कि 7th पे कमीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का नाराज होना ठीक है, जायज़ है? और अगर है तो क्यों, और अगर है नहीं है तो क्यों? सैयद जी, मैं भी एक ज़माने में सरकारी कर्मचारी था, तो हम तो इस वेतन आयोग की सिफारिश और जो सरकार जो लागू कर रही है इनके बातों सुनकर के हम इतने दुखी हो गए। जफर साहब को लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी खुश हैं। ये सरकार को तो मातम दिखाई नहीं देती है, सभी लोग नाराज़ हैं, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन इन लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और आप पोल भी चलाइएगा तो कुछ इनके लोग जो है चट्टे पट्टे लोग जो है आपको SMS भी कर देंगे कि हम बड़े खुश हैं। सच्चाई क्या है? ये 70 साल में सबसे कम जो है वेतन आयोग वृद्धि हुई है। हर पे कमीशन ने जो है, जो कांग्रेस की जो अगर सरकार 5वां 6वां में आपको 40% बढ़ोतरी हुई। और इसके वजह से आप एक मिनट इंटरप्ट करूंगा, वेतन की जो नहीं, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे ये बताइए कि आप जो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी देखेंगे कि नहीं, कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। ऐसा तो नहीं कि मैं आप ये पहले तो आप ये बताइए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पहले कभी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे आप ये बताइए। नहीं, गवर्नमेंट के लिए तो तैयार हो जाइए सर। नहीं, आप जो पहले जो कह रहे थे, आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, नहीं आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल भी साथ में ले लीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपको अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि भाई, अरे भाई साहब, मैं शुरू तो कर लिया हूं। आप बोलिए, चलिए।
नहीं आप बोलिए पहली बात यह है कि आप ही की सरकार बोलती है कि दुनिया में सबसे तेज वृद्धि जो है विकास दर दुनिया के, सैयद जी इन लोगों का जुमला सुन लीजिए, पैसे की कमी है लेकिन दुनिया भर में मोदी जी आपको जो है आवाज फाड़ फाड़ के सरकार ने हम लोग को सुनाया कि ये सबसे दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाली देश है। तो आपको मैं यहाँ कहना रोकना चाहता हूँ डॉक्टर अजय साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर नहीं आपको अगर गलतफहमी है, नहीं आप सिर्फ यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, आपसे विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ मैं आपको इसलिए रोकना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड बैंक के नहीं आप ही बोल दीजिए सर, आप एक काम कर लीजिएगा कि आप नहीं आप जो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, क्या सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? अगर ग्लोबल इकोनॉमी आप स्कैन करेंगे तो अजय कुमार जी, जफर जी, इंडिया जफर जी, अजय कुमार जी, और इसको जफर साहब, IMF हो, जफर साहब और अजय कुमार जी प्लीज। सर जफर भाई, इसका वैलिडेशन कांग्रेस पार्टी से नहीं करवाना है, ये वैलिडेशन जो है IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के चीफ ने भी कहा, IMF ने भी कहा, तो आप इस तरह के जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई चला लीजिए सर। नहीं आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, आप कम से कम देश के बारे में बुराई तो मत कीजिए, पूरी दुनिया वाह कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हो कि जस्ट बिकॉज यू आर ए कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में, एटलीस्ट बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, एडमिट that India is the fastest growing economy and it has been revalidated by none other than World Bank chief as well as IMF chief. तो ये तो कम से कम आप गलत बात तो मत बोलिए। I won't respond because you believe that जफर साहब और अजय जी, you will continue, you को talk, you only run this debate. अच्छा आप तो किसी तरह का शालीनता से पेश नहीं आएंगे। हम जब बोल रहे थे हमको बोलने दीजिए, हमें यहाँ पर रुकना होगा कुछ देर के लिए, कह रहे हैं उसके बाद आप और हम जफर इस्लाम साहब, अजय कुमार जी, दोनों से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक दूसरे की बात सुन लीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति भी है तो बाद में आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात भी रखिए, उनकी बात का जवाब भी दीजिए, जो भी तर्क आपके पास हैं। अश्विनी राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद राणा साहब आपका भी। हम आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये नाराजगी एक आ गई है इतनी ज़्यादा सैलरीज बढ़ जाने के बावजूद भी। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा हुआ है, लेकिन वो नाराज हैं। उन्हें लगता है कि उनको उतना फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और अब तक के वेतन आयोगों में सबसे कम बढ़ोतरी इस बार हुई है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। एक फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम जी जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम जी। और राणा जी का पहले हम आपसे परिचय करवा चुके हैं। सर सुब्रमण्यम जी, 7,000 पहले हुआ करती थी सैलरी किसी भी, क्या? बिल्कुल अजय भाई बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम दो नए मेहमान जुड़े। सैयद जी, मेरा यही आपसे गुजारिश है कि जफर नहीं, हमने कह दिया उनसे, बिल्कुल उनसे भी कह दिया अजय भाई, हम 2 मिनट, हमको 1 मिनट टाइम दीजिए ताकि मैं 4-5 पॉइंट रख दूंगा। जफर साहब को बोलिए कृपया हस्तक्षेप नहीं करें। नहीं, कोई जो सब जिसका मौका है तब वो बोले तो सब एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। सुब्रमण्यम जी, ठीक है, तो पहले हम 2 मिनट में खत्म कर लेंगे। सुब्रमण्यम साहब से पहले 7,000 मिनिमम न्यूनतम सैलरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती थी, अब हो गई है 18,000। 90,000 कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल की हुआ करती थी सर, जो अब की 2.5 लाख रुपए, और ये भी एक ऐसे वक्त में सर जब प्राइवेट सेक्टर की बहुत बुरी हालत है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सैलरीज हाइक नहीं हो रही, वो परेशान हैं। ऐसे मौके पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को खुश नहीं होना चाहिए? विरोध कितना जायज है सर? देखिए, मैं तो 3-4 पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन देख चुका हूं। अब वो ये तो स्टैंडर्ड है, पार फॉर द कोर्स कहते हैं कि नाराजगी व्यक्त करते हैं। पहले में और अब में ये फर्क है कि ग्रुप C और ग्रुप D में, जिनमें 92% गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पहले प्राइवेट सेक्टर से उनका तनख्वाह कम रहा। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर से वो बढ़ गया है। और दूसरी बात यह है कि 90% एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट से बाहर है और उसके साथ साथ कृषि वगैरह में सेक्टर में है।
उन सब सेक्टर में मंदी है। तो अब देखेंगे कि अभी तो केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही मैक्सिमम तनख्वाहें नंबर 1 है। नंबर 2 उसके साथ साथ सिक्योरिटी और टेन्योर भी है, वो काफी बड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल से ये तो गरीब देश है, कुछ संतुलन होना चाहिए, कुछ बैलेंस होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही राणा साहब। जब एक खुद फॉर्मर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हालांकि पेंशन का बेनिफिट भी सुब्रमण्यम जी जैसे लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, तब वो अगर वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं देश में दूसरे कर्मचारियों की प्राइवेट सेक्टर की हालत देखते हुए, तो राणा साहब आपको क्या लगता है कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए? देखिए, सुब्रमण्यम जी की अपनी स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्शन है। उनका कहना है कि 92% जो लोग हैं सी और डी में हैं। तो सी और डी के लिए आपने क्या किया है? जो डी ग्रुप है उसका और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनका जो रेशो है वो पहले 1:11% था, मतलब 1 है और 11 था। आज वो 1:12.5% हो गया। तो इतना गैप डी और उसमें हो गया। तो नीचे वालों को देखा नहीं गया। जब ये जो भी पे कमीशन बनता है उसमें जितनी कमेटीज बनती हैं उसमें सभी आईएएस सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं, उनका ध्यान अपने सेक्रेटरीज और ऊपर के लोगों के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन जो नीचे का तबका है, जो मजदूर वर्ग है, जो सी और डी का कर्मचारी है, जो कि वाकई सरकार चला रहा है, काम तो यही करते हैं ना, काम करने वाले कौन है, लेकिन उनके बारे में सोचा नहीं गया। तो गैप इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसके कारण के कर्मचारियों को एक तो नाराजगी है, दूसरा कई अलाउंसेस आपने खत्म कर दिए। लेकिन वो विरोध होने के कारण आपने कहा कि उसको हम डेफर करते हैं, लेकिन अलाउंसेस में आपने कोई वृद्धि नहीं की। अगर जो महंगाई बढ़ी तो महंगाई को अलाउंसेस में भी करना चाहिए था। राणा साहब आपकी आपत्तियों पर हम और बात करेंगे। जफर इस्लाम साहब, आपने सुना यहाँ पर वो जो सी डी ग्रेड कर्मचारी हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया है, राणा साहब का आरोप है। अजय जी आपके पास आएंगे तुरंत जैसे ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। 1 जून से लागू किया जाएगा। एरियर भी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। ये एक बड़ा फायदा तो है, 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को बोझ भी बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, हमें सबसे कम इस बार फायदा मिला है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। जफर साहब, ये जो विरोध है, ये विरोध ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नाखुशी है। ये सीधे सीधे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इससे देखते हैं या कहीं ना कहीं कोई राजनीति या कांग्रेस को उससे जुड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, इसमें सरासर राजनीति है कि अगर इससे पहले एक और पैनलिस्ट जो थे, जो मजदूर संघ के थे, उन्होंने कहा कि डिस्पैरिटी है बिटवीन सी ग्रेड, डी ग्रेड एंड द सेक्रेटरी लेवल पे, या जो आईएएस ऑफिसर की जो सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो एक्स आईपीएस ऑफिसर है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब वो कह रहे हैं कि वो सरकार में रहे हैं, पे कमीशन के बारे में जानते हैं और वो खुद नाखुश है। जबकि देखिए कितना आप ओपिनियंस यहाँ पर एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिस कैटेगरी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत खुश है, यहाँ पर वो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वो खुश नहीं दिखते हैं। उससे साफ साफ दर्शाता है कि ये पॉलिटिक्स है, इस पे कांग्रेस एक पॉलिटिक्स कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा है, इसलिए मेरा ये कहना है कि पॉलिटिक्स की बात नहीं है, कर्मचारी को किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम इस सरकार के इस सैयद जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पॉलिटिक्स करे, कम समय में उन्होंने ये पे कमीशन दिया है, उसके लिए वो जो है बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो ग्रेजुटी 10 लाख से 20 लाख की गई, उसका असर भी आईएएस के लोगों को ही पड़ने वाला है। बड़े ज्यादा तनख्वाह देने वालों को ग्रेजुटी का लाभ होने वाला है। अरे अजय जी आपके पास, आप ही के पास आ रहे। राणा साहब ने इस्लाम साहब को काटा था बीच में, बताइए आपकी क्या आपत्ति थी? राजनीति की बात यहाँ पर जफर साहब क्या है कि अगर हम शिष्टाचार जी नहीं जफर साहब बोलने दीजिएगा जरा। राजनीति की बात नहीं है सैयद जी, मैं तो 3-4 तथ्य डालूंगा आपके सामने। बोलिए 3-4 तथ्य आपके सामने डालूंगा। पहली बात यह है कि एचआरए कम हुई है। पहले जो एचआरए थी वो 30% थी जो क्लास 1 सिटी में, अब क्लास 1 की श्रेणी के शहर में अब जो 24% हो गई है। और ये जो डोंग जो इन्होंने जो फिटमेंट का किया था, असली में क्या है, अभी भी वर्तमान में ये जो 2.5 का फिटमेंट जो कहते हैं कि अगर वर्तमान में ये टेक्निकल चीज है, वर्तमान में बेसिक और डीए को आप उसको जोड़ दीजिए तो वो वैसे ही अभी 2.25 पर है।
तो सरकार ने कितना दिया? 0.38, 0.32 का जो बढ़ोतरी दिया है। तो सबसे चिंता की विषय क्या है कि सरकार जो है अच्छे दिन आएंगे, ये सब जो आप लोग को गुमराह जो कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट क्या है कि जब आप केंद्र सरकार को इतना कम, केंद्र सरकार के कर्मचारी को इतना कम वेतन वृद्धि देते हैं तो उसका सीधा असर प्रदेश के कर्मचारी पर है। जब केंद्र सरकार के कर्मचारी को 40% मिला था तो प्रदेश के सरकार के कर्मचारी को 24% के आसपास होता है, क्योंकि वहां पर उनको भत्ता नहीं मिलता है। अब क्या हुआ? इसके 14%, क्योंकि आखिरी में सुब्रमण्यम साहब मानेंगे कि इस वेतन आयोग की सिफारिश से 14% ही बढ़ाना हर क्या। और जहां तक ये जफर भाई हम कह रहे थे कि हम लोग ने डिले किया था, हम एक चीज बताएं, जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में, उनको जो छठा पे कमीशन को गठित करना था उन्होंने गठित नहीं किया। हम लोग ने अनुरोध किया था कि आप कीजिए, 2006 में उसको गठित किया गया। तो वह भारतीय जनता पार्टी, आप तो हर चीज के लिए जो है घुमा फिरा के कहेंगे। 32 महीने के बाद आपकी सरकार ने दिया था। आपने 19 महीने और 32 महीने लिए डॉक्टर अजय सिंह। सीधा पे लात मारे कर्मचारी के पेट में। जवाब सुन लेते हैं। अच्छे दिन आएंगे कहाँ हुआ? अजय जी जवाब सुन लेते हैं। बताइए जफर जी, जवाब दीजिए। देखिए अजय जी जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, इस पे सच्चाई नहीं है। नहीं, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए पूरे, अगर बताइए अजय साहब एक मिनट अजय साहब सुन लीजिए। नहीं तो फिर आप सुन लीजिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। अगर इस वक्त अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था देखें, मैं तो वैसे ही व्यवहार कर रहा हूं जो आप कर रहे थे। नहीं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आप करें, आपको मैं भी करता रहूंगा उससे। आपको क्या जल्दी थी पे कमीशन को लाने की? आप भी इसको टाल सकते थे अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। आप अर्थव्यवस्था का भी दोनान होते हैं और कर्मचारी भी नाराज है, दोनों तरफ नुकसान है आपको। देखिए आप कर्मचारी को या तो खुश कर लो या अर्थव्यवस्था को देख लो। नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, एक मिनट पे आपकी बात पे। देखिए अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की जिस तरह की है, और यहाँ के और उस हालात में भी, उस हालात में हमारी सरकार ने जो पे कमीशन का रिकमेंडेशन था, वो पूरा एक्सेप्ट कर लिया। कई ऐसी चीजें एक्सेप्ट की, जैसे जो आपके कमीशन में 10 लाख से बढ़ के 12 लाख जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स में जो थे उसको बढ़ाया, जो 10 लाख से 20 लाख कर दिया जो आपको। लेकिन जफर भाई उसका फायदा किसको होगा? सीडी कर्मचारियों को 10 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। उसका फायदा जो है अपर क्लास के लोगों को ही होगा, सेक्रेटरी लेवल के लोगों का होगा। नहीं, आपके सामने देखिए, आप ये देखिए सामने, आप ये देखिए फंड में जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन कम करा दिया। आप ओवरऑल देखिए जिस तरह का फंड में आपने कंट्रीब्यूशन कम कराया कि नहीं इस पे कमीशन में? अजय साहब ओवरऑल देखिए जिस तरह से पे स्केल बनाया। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल जो पे स्ट्रक्चर बनाया है, जिसका बेनिफिट सबको होगा, जो पहले नहीं होता था। पहले ये होता था जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को उतना बेनिफिट नहीं होता था जो कि नए एम्प्लॉइज को होता था। अब इस तरह से जो पे स्ट्रक्चर जो मैट्रिक्स वाइज बनाया है पे स्केल का, उसका सब तथ्य पर चलिए ना, कहानी पर मत चलिए जफर भाई। सच पे बोल रहा हूं। बताइए ना क्या जिस तरह का तथ्य तो बोलिए, जो जुमलेबाजी सुनते थक। अरे जुमलेबाजी तो ये आप करते होंगे, यहाँ पर यह फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आ रहे हैं। जो रिकमेंडेशन कमीशन ने किया, और वो रिकमेंडेशन हमें लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छा एक बोनांजा है, बहुत अच्छा इस पे वेतन जो हाइक है। और आप जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के, आप लोग जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो सिर्फ गुमराह कर सकते हैं लोगों के, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप नहीं, आप ये नहीं, आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ अजय कुमार जी, मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर भारत के लिए जो बजट बनता है उसमें क्या सिर्फ वेजेस एंड पेंशन लायबिलिटी ही रहने चाहिए कि उसके अलावा भी कुछ है? अगर आप जो बाकी के जो 1 करोड़ जो पेंशन, नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि बाकी जो 124 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, उनकी सुविधाओं उसकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? अगर इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे
सुविधाओं आपका के लिए विकास तो है फिर और ज्यादा सरकार आप बोल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए क्या 1 करोड़ एम्प्लॉइज के अलावा बाकी 124 करोड़ जो है 124 करोड़ लोग जो है उनकी सुविधाएं को कौन ध्यान रखेगा? मैं आप दोनों को रोकना पड़ रहा है यहाँ जो है पर। उनके अलावा हम आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। सुब्रमण्यम सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुब्रमण्यम जी, अजय जी और जफर जी, जी अजय जी, जफर जी, मकसद हमारा यहाँ पर यह है, कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि कोई सार्थक चर्चा हो और जो कमियां हैं वो सामने आए, जो फायदे हुए हैं वो भी सामने आए। जफर साहब एक सेकंड, अजय जी प्लीज एक सेकंड। सुब्रमण्यम सर यहाँ पर क्योंकि फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और एक सवाल जो राणा साहब ने सुब्रमण्यम जी उठाया था वो ये कि गैप बहुत ज्यादा हो गया है CD कर्मचारियों के बीच और हायर लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जहां पर आप भी रहे हैं सर। 18,000 से 2.5 लाख, 18,000 शुरुआत सैलरी और मैक्सिमम जाती है 2.5 लाख रुपए तक। आप संतुष्ट हैं कि ये गैप इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए था? सुनिए, अभी जो है शायद पिछले कमीशन में और इस कमीशन में शायद गैप 1 to 11 था, अब 1 to 12 हुआ है। सन 65 में एक ग्रुप डी का तनख्वाह था 27 रुपया और एक कमिश्नर का था तनख्वाह था 1,800। ठीक है सर, सर बहुत अच्छी बात सर, सॉरी 120 टू इट हैज बीन 120 to 1 रेशियो था सर, वो निकल के करीब 1 to 1 10 to 1 रेशियो में आ चुका है। ठीक है, तो वही बैंड करीब पिछले 2 और 3 फिनांस कमीशन में पे कमीशन में रहा है। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल से ये रीजनेबल बैलेंस है, इसमें बहुत इधर उधर करने की बात नहीं है। सी चेंज हुआ है पिछले 30 साल में, वो याद रखना है, लेकिन मेन ये देखना है कि फील्ड में 1 करोड़ टीचर्स हैं, मान लीजिए मेन एम्प्लॉइज हुई हैं, 1 करोड़ टीचर्स हैं जी। गवर्नमेंट टीचर्स को मिलता है 55,000 और इसके बाद अभी मिलेगा 70। प्राइवेट टीचर को मिलता है 15,000 से 18 तक। अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज CD में कंपेयर टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और यहाँ सिक्योरिटी टेन्योर है और मेडिकल है, वहां वो भी नहीं है। तो आपको तो पूरा देखना पड़ेगा। पूरा एग्री सेक्टर में ठीक नहीं हो रहा है, स्मॉल सेक्टर में ठीक नहीं हो रहा है। ये केवल कहें कि 1 या 2% इस देश के एम्प्लॉइज हैं, बाकी हर जगह पे कुछ भी हो, हमें सब मिलता रहना चाहिए। लोग भी कैसा देखेंगे इसको? तो ये तो कुछ बैलेंस से देखना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से वर्तमान स्थिति में ये बहुत काफी जनरस हुआ है और ठीक है सर। सुब्रमण्यम साहब जमकर तारीफ कर रहे हैं, खुद एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, क्योंकि पेंशनधारी हैं और पेंशन का लाभ भी उन्हें मिलेगा। राणा साहब की आपत्ति थी, उस पर वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास भी आएंगे। अजय जी और जफर जी के पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को इस पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, वो सरकार कैसे पूरा करेगी, इस पर भी करेंगे बातचीत। देखते रहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अब 23.5% की बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो इसे नामंजूर करता है, कहता है कि हमें फायदा नहीं मिला। जफर जी और अजय जी, हम आप दोनों से सिर्फ प्लीज बहस मत कीजिएगा, दोनों, खैर जफर जी तो ये बताएंगे नहीं बात की क्या छूट गया, क्या और देना चाहिए था, लेकिन 3 पॉइंट सर कुछ भी ऐसे बता दीजिए जो आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा फायदा हमने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया। देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो कि आप अगर आज के जो सैलरी स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और अगर मार्केट से अगर इसको सिर्फ अगर आप मार्केट में एवरेज सैलरी जो चलती है जो अपर रेट में, तो आपको लगेगा कि जो गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी है वो एट पार या उससे ज़्यादा है, कम नहीं है किसी तरह से भी प्राइवेट सेक्टर से, जो कि एक बहुत बड़ा गैप होया करता था, वो गैप खत्म हो गया। जफर जी समय की थोड़ी सी कमी, अगर आप आज्ञा दें तो अजय जी के पास चले जाते हैं, आपके पास क्योंकि समय खत्म हो रहा है। अजय जी, इस बात में क्या आपको दम नजर नहीं आता जफर जी की कि जो प्राइवेट सेक्टर का हाल है, सैलरीज बहुत कम हैं, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं काफ़ी, और अब तो मिनिमम अब हो गया है 7th पे कमीशन के बाद 18,000
कम से कम न्यूनतम सैलरी 18,000, वो 2.5 लाख तक जाती है। लाखों रुपए सरकारी कर्मचारी कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से कहीं बेहतर स्थिति में। तो एक नैतिकता के आधार पर, देश को मदद करने के आधार पर, क्या इसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए अजय जी? देखिए, ये नैतिकता सिर्फ कर्मचारी के ऊपर क्यों पड़ती है? 1 लाख करोड़ ये सरकार ने उद्योगपति का माफ किया था ऋण। हमारा ये कहना है कि सरकार की तनख्वाह के चलते हुए बाकी प्राइवेट सेक्टर अपने तनख्वाह को ठीक करते हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर में अन्याय हो रही है तो आप न्यूनतम वेतन को बढ़ाइए। कहाँ करते हैं सर? प्राइवेट सेक्टर में कहाँ होता है? नौकरी से निकाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, तनख्वाहें कम कर देते हैं। 40% बढ़ोतरी हुई थी, इस बार 14% हुआ है। उद्योगपति को लोन देने में आपके पार्टी के लोग इन्वॉल्व रहे हैं। सरकार जो 1 लाख मिनिस्ट्री से ही सारा का काम हुआ है, और जो लोन दिया गया है, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है आपके सीनियर लीडरशिप का ही हाथ है। अरे सर, आप ही ने माफ किया है जफर साहब। नहीं, आप ये जितने भी सारे लोन, जितने भी लोन के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोन देने वालों में से आप ही हैं। और किस तरह से लोन दिया गया, किस पैरामीटर्स पे दिया गया, किस तरह से क्रेडिट वैल्यूएशन हुआ, वो सबको मालूम है। और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके लीडरशिप का, और इसकी वजह से जफर जी और अजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने कोशिश की यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23.5% की बढ़ोतरी की, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कहता है कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, हमें और मिलना चाहिए था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे भत्ते जो सरकार ख़त्म करने जा रही है, वो बढ़ाने चाहिए थे, ख़त्म नहीं करने चाहिए थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।